नमस्कार। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो आरवीएनएल, जीएमआर और एलएनटी जैसे बड़े नाम ही दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन इसी भारी बूम के बीच एक छोटी सी कंपनी भी काफी सुर्खियां बटोर रही है, HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आज के इस खास विश्लेषण में हम बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ ठोस डेटा के आधार पर समझेंगे कि इस कंपनी में आखिर क्या चल रहा है और क्या ये वाकई ध्यान देने योग्य है। सोशल मीडिया पर तो जैसे दावों की बाढ़ सी आ गई है कि क्या महज 19 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला ये स्टॉक अगला मल्टी बैगर बन सकता है। खैर, इन हवाई अफवाहों को रखते हैं साइड में। आज भावनाओं में बहे बिना हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स का एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन करने वाले हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहला, कंपनी का इंट्रोडक्शन। दूसरा, उनकी लेटेस्ट ऑर्डर बुक। तीसरा, फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टेटस। चौथा, निवेश के मुख्य जोखिम। और आखिर में निष्कर्ष और आगे की राह। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कंपनी का परिचय, बिजनेस का असली इंजन। अब देखिए, HEC प्रोजेक्ट्स असल में करती क्या है। ये मुख्य रूप से एक EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो धरातल पर इनका काम बहुत फैला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, सबस्टेशन बनाना और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर कई अहम सरकारी प्रोजेक्ट्स तक। और हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना भारी निवेश कर रही है। ऐसे में ये कंपनी इस बड़ी सी ग्रोथ थीम का एक अहम हिस्सा बन रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लेटेस्ट ऑर्डर बुक, जो किसी भी कंपनी के लिए ईंधन का काम करती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 44.87 करोड़ रुपए। हाल ही में कंपनी को ये जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है ना, ये किसी ऐरे गैरे प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि पावर ग्रिड का है।
जरा सोचिए, एक छोटी सी कंपनी को पावर ग्रिड जैसी इतनी विशाल सरकारी इकाई से ऑर्डर मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर उनके काम की क्वालिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है और ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त कैटलिस्ट भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक साथ 34.82 करोड़ रुपए का एक और नया इलेक्ट्रिकल पैकेज ऑर्डर भी कंपनी के खाते में जुड़ गया है। अब अगर हम इन दोनों टेंडर्स को एक साथ देखें तो ये साफ नजर आता है कि कंपनी ऑर्डर हासिल करने के मामले में कितनी तेजी से मोमेंटम पकड़ रही है। यही मोमेंटम तो भविष्य के रेवेन्यू का एक सॉलिड बेस तैयार करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वित्तीय और तकनीकी स्थिति, मैट्रिक्स बनाम मोमेंटम। अगर हम वित्तीय वर्ष 26 के अनुमानों पर नजर डालें तो आंकड़े काफी इंप्रेसिव लगते हैं। सेल्स में लगभग 57% की शानदार बढ़ोतरी और नेट प्रॉफिट में 36% का उछाल। ये सब बिजनेस की तेज रफ्तार की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, किसी भी डीप एनालिसिस में हमें सिर्फ ये चमकदार ग्रोथ परसेंटेजेस ही नहीं देखने चाहिए। कंपनी पर कर्ज कितना है, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और ओवरऑल वैल्यूएशन कितनी है, इन सब की बारीकी से जांच करना बिल्कुल मस्ट है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काफी मजबूत लग रहे हैं, क्योंकि पावर, स्मार्ट सिटीज और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो सरकार का पैसा बरस रहा है वो एक बेहतरीन मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स देखें तो वहां अत्यधिक उतार चढ़ाव यानी भयंकर वॉलेटिलिटी है। बिना किसी स्पष्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट के सिर्फ मोमेंटम के पीछे भागना काफी रिस्की हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, मुख्य निवेश जोखिम, यानी इस तेज रफ्तार गाड़ी के ब्रेक्स। किसी भी बिजनेस मॉडल को परखते समय रिस्क को समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। यहाँ 4 मुख्य बातें हैं। पहला, स्मॉल कैप होने की वजह से शेयर के प्राइस में बेतहाशा उतार चढ़ाव होना तय है। दूसरा, एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब क्या प्रोजेक्ट सच में तय समय और बजट के अंदर पूरे हो पाएंगे। तीसरा है ऑर्डर फ्लो पर भारी निर्भरता, अगर ऑर्डर आने कम हो गए तो सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ेगा। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का साइक्लिक नेचर, इसलिए मार्केट में जो 19 रुपए के शेयर के 1900 होने जैसी हवाई बातें चल रही हैं, उन्हें खारिज करना ही सही है। सटीक रिस्क मैनेजमेंट होना ही चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, निष्कर्ष व आगे की राह, अंतिम फैसला। ये बात सच है कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का अगले 5-10 साल का आउटलुक बहुत ही शानदार है, पर कोई भी फैसला फोमो यानी छूट जाने के डर से नहीं बल्कि लगातार रिसर्च पर टिका होना चाहिए। हमारी चेकलिस्ट एकदम साफ है, हर तिमाही के नतीजों पर पैनी नजर रखना, ये देखना कि ऑर्डर बुक में निरंतरता है या नहीं और वैल्यूएशन को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के शोर शराबे से जितना दूर रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। तो अंत में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इन सब आंकड़ों के बाद HEC इंफ्रा वॉच लिस्ट में शामिल होने लायक है? आज के इस विश्लेषण में जो भी न्यूट्रल डेटा सामने आया है उसे देखने के बाद ये तय करना पूरी तरह से एक गहन अध्ययन और विवेक का विषय है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार में हमेशा सतर्क रहें और स्वतंत्र रिसर्च की प्रक्रिया कभी बंद न होने दें।